में पिछले कई वर्षों से जन स्वास्थ्य को लेकर के जिस किस्म की प्रगति होनी चाहिए थी उस किस्म की प्रगति नहीं हुई है। उत्तराखंड को अभी पब्लिक हेल्थ के मामले में बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ आगे जाने की जो है आवश्यकता है। सबसे जो कम खर्चा हिमालयन राज्यों में हुआ वो उत्तराखंड राज्य में हुआ। मृत्यु दर के भी पायदान में उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। उत्तराखंड के लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के ये बात पल्ले पे नहीं आई कि भाई आपने एक हेल्थ मिनिस्टर तक आपने क्यों नहीं अपॉइंट किया। तीसरी लहर देश में और उत्तराखंड में आएगी। कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में हमारी आवश्यकता है, उसकी भी जो है सार्वजनिक तौर पर धज्जियां उड़ती हुई हमें रोज दिखाई देती हैं। अब सरकारों ने और विभागों ने वो संदेश भी जो है देने छोड़ दिए। इन दिनों उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो एक प्रश्न भी उठाया गया था कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितना खर्च कर रही है, प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हो रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार राजनीति भी अब गर्माती जा रही है। आने वाले समय में इलेक्शन है तो हर तरह से बातें चल रही हैं कि क्या स्वास्थ्य के सेक्टर में उत्तराखंड उतना कर पा रहा है जितना दूसरे प्रदेश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं आज जो पिछले कई सालों से उत्तराखंड में सोशल सेक्टर में बेहतर काम कर रहे हैं। कई अलग अलग पहलुओं पर उनकी जो रिसर्च है वो जारी रहती है, लेकिन हेल्थ के सेक्टर में बेहतर काम किया है। हम बात कर रहे हैं एसडीसी के फाउंडर अनूप नौटियाल की। पिछले 2 साल जब देश कोरोना की जद में था, उस वक्त जब आंकड़ों के लिहाज से हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं था, तब अनूप नौटियाल लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और हर दिन 24 घंटे वो कैमरे के सामने आकर लोगों को बता रहे थे अब कोरोना में क्या होने जा रहा है, क्या आंकड़े कह रहे हैं। इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य के सेक्टर में भी बेहतर काम किया है। उनसे बातचीत करेंगे कि उत्तराखंड का हेल्थ स्ट्रक्चर इस वक्त कैसा है, आने वाले समय में क्या ज़रूरत पड़ेगी और उनके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। अनूप जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाह रहा था कि उत्तराखंड इस समय हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मामले में कहाँ खड़ा है देश में, क्या हम बेहतर हैं? देखिए, स्वास्थ्य जो पब्लिक हेल्थ का पूरा डोमेन है उसमें अगर हम पूरे राष्ट्रीय फलक पर भी देखें तो देश को भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और ऐसे तमाम हमारे सामने आंकड़े हैं, बहुत सारे हमारे को विशेषज्ञ बताते हैं, हमें स्वयं मालूम है कि जब हम भारत देश की तुलना दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में जब करते हैं तो जो हमारे जीडीपी का जो प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं जन स्वास्थ्य के ऊपर, वो जिसे एक लेगेसी इशू कहते हैं, वर्ष दर वर्ष, दशक दर दशक काफ़ी कम रहा है। खैर, ये जो कोरोना की जो महामारी पूरी दुनिया ने, देश ने और उत्तराखंड ने झेली है, उससे सरकारें भी सजग हुई हैं। सरकारों ने भी जन स्वास्थ्य को लेकर उसको एक प्राथमिकता का अपना मुद्दा बनाया है। तो एक तो ये एक जिसे हम कहेंगे बड़ी तस्वीर, बड़ा फलक, बड़ी पिक्चर हो गई। लेकिन जब हम उत्तराखंड पर आते हैं तो उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से जन स्वास्थ्य को लेकर के जिस किस्म की प्रगति होनी चाहिए थी उस किस्म की प्रगति नहीं हुई है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि आपका या मेरा मानना है, एक सामान्य धारणा उत्तराखंड के जनमानस में यही है और आंकड़े भी इस बात को तस्दीक करते हैं। यहाँ पर मैं एक पलायन का आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड राज्य में एक पलायन आयोग का गठन हुआ। जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पलायन आयोग ने तमाम अलग अलग किस्म की रिपोर्ट समय समय पर जो है उन्होंने रिलीज़ भी करी थी। और जो उनकी पहली रिपोर्ट लगभग 3 वर्ष पूर्व आई थी तो उन्होंने हमें कारण बताए थे किन कारणों से उत्तराखंड में पलायन होता है। तो प्रमुख कारण खैर रोजगार का था, 50% लोगों ने जो रोजगार के कारण पलायन किया। और उसके अलावा जन स्वास्थ्य 9%, यानी जो तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था शिक्षा के बाद में, तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। तो ये उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य का एक पहलू है जिसके कारण हमने पलायन भी देखा। उसके अलावा हेम जी, जो आपका सवाल था, अगर हम कोरोना के दृष्टिकोण से देखते हैं और देखिए आप तुलना कैसे करेंगे। अब एक तो सोच ये है और एक उस हकीकत भी है कि ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ। आप जब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये कहना तो खैर गलत होगा कि जी कुछ भी नहीं हुआ। तो पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले कुछ सालों में निश्चित तौर पर हुआ है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जितना हुआ है क्या वो पर्याप्त हुआ है या कहीं उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था।
और जब हम उन चीज़ों को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड को अभी पब्लिक हेल्थ के मामले में बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ आगे जाने की जो है आवश्यकता है। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 2-3 आपको इसके ज्वलंत उदाहरण भी देना चाहूँगा। देखिए, एक अगर हम उसको एक वित्तीय दृष्टिकोण से देखते हैं, अभी हाल में आपने विधानसभा का जिक्र किया, कैग की रिपोर्ट ने भी अभी हमें बताया, जो अभी विधानसभा के पटल में पेश हुई, कि सारे हिमालयन राज्यों में आरबीआई के हवाले से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से सबसे कम जो खर्चा है वो उत्तराखंड में किया जाता है। और इन्हीं को लेकर के हमने 3 या 4 महीने पहले हमने भी फैक्ट शीट्स जारी करी थी, जो उत्तराखंड के मीडिया में, सोशल मीडिया में उसकी काफ़ी दूर तक गूंज भी गई थी कि भाई ऐसा क्या कारण है कि उत्तराखंड की जो सरकार है 2017 से लेकर 2019 तक की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो कम खर्चा हिमालयन राज्यों में हुआ वो उत्तराखंड राज्य में हुआ। और मैं अगर स्पेसिफिक आंकड़े भी आपके साथ में अपने लैपटॉप पे देख करके साझा करूं तो ये 2017, 2018 और 2019 में जो 10 हिमालयन हमारे सामने राज्य हैं, उन 10 राज्यों में उत्तराखंड में 3 वर्षों में मात्र 5,887 रुपये खर्च हुए। यानी प्रतिदिन जो है लगभग 5 या 6 रुपये, 5 रुपये 6 रुपये के बीच में आएगा। इसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 28,417 रुपये खर्च हुए। उसी तरीके के साथ में सिक्किम जो है वो दूसरे स्थान पर था। हिमाचल प्रदेश इसके साथ में उत्तराखंड में कई बार तुलना की जाती है, उसमें उत्तराखंड से दुगने के आसपास खर्चा हुआ। तो एक पहलू ये है, उत्तराखंड इस पायदान में आखिरी है जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेटा की इस फैक्ट शीट में है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू हेम जी, जब हम कोरोना के आंकड़ों को देखते हैं, और इस बात को भी हमने कोविड काल में बहुत बार दोहराया कि उत्तराखंड का जो मृत्यु दर है, देखिए आपको मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप एक कुएं के मेंढक बन करके आपको कहीं ना कहीं तो तुलना करनी पड़ेगी ना अपनी। किसके साथ करेंगे आप तुलना? आप हिमाचल से करेंगे, आप देश के अन्य राज्यों से करेंगे। और मृत्यु दर के भी पायदान में उत्तराखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि पंजाब के बाद में उत्तराखंड राज्य में कोविड की इस महामारी में, जिसको अब आए हुए 1.25 साल हो गया है, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर क्यों है? उत्तराखंड की मृत्यु दर तो इसका कोई, ये राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय मृत्यु दर से हम लोग करीबन 60% 65% ऊपर हैं। और जब हम राज्यों की मृत्यु दर देखते हैं उसमें उस पायदान पर जो देश के 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं उसमें हमारा दूसरा स्थान है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और आखिरी बात मैं हेम जी इसी में जोड़ना चाहूँगा, इसमें अगर हम एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देखते हैं, मेरा अपना ये मानना है कि ये उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 4 वर्ष तक उत्तराखंड में एक पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री 2017 से लेकर के 2021 मार्च अप्रैल तक जो थे वो हमारे प्रदेश में कोई हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं थे, तो मुख्यमंत्री देख रहे थे। और ये इसको अगर हम सुशासन के या गवर्नेंस के फ्रेमवर्क से देखते हैं तो ये कहीं पर भी इस बात का इसका क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, इससे उत्तराखंड को क्या लाभ मिला, ये जो है कम से कम मेरी समझ से परे है। और मेरा अपना मानना है कि उत्तराखंड के लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के ये बात पल्ले पे नहीं आई कि भाई आपने एक हेल्थ मिनिस्टर तक आपने क्यों नहीं अपॉइंट किया। तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? क्या होने वाला है? वो आ रही है? अगर आने वाली है तो कब आएगी और क्या उसके लिए उत्तराखंड तैयार है? देखिए, तीसरी लहर को लेकर के पहली बात तो यह है कि तीसरी लहर को लेकर के एक जो सभी का मानना है वो यह है कि तीसरी लहर देश में और उत्तराखंड में आएगी। पहली बात तो मोटी मोटी यह है कि भाई आएगी। अब वो तीसरी लहर कब आएगी, उसकी मारक क्षमता कितनी होगी, इसको लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान हैं। इसमें कहीं पर एक मत हमारे को देखने में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये भी है क्योंकि अलग अलग विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसीज़ हैं, भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं, और सभी का कुछ न कुछ एक किस्म से एक अलग वर्जन सा रहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक की भी रिपोर्ट्स आई हैं, स्वयं नीति आयोग भी इसको लेकर के यदा कदा अपनी रिपोर्ट्स जो हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो लेकिन अब चूंकि अब हम सितंबर के महीने में आ चुके हैं तो हमारे सामने ये जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का ये जो पूरा पीरियड है ये हमारे सामने एक बड़ा संवेदनशील पीरियड है। और जैसा आपको ध्यान होगा और आपको याद भी होगा, उत्तराखंड में अभी तक 2 लहरें आई हैं। और उत्तराखंड की जो पहली जो लहर आई थी वो सितंबर के महीने में आई थी।
मैं अगर थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाऊं तो उत्तराखंड में अभी तक कोरोना को दस्तक दिए हुए 76-77 हफ्ते जो है बीत चुके हैं। तो हम लोग एक साप्ताहिक आकलन भी करते हैं और प्रदेश में अभी तक मात्र 13 ऐसे हफ्ते रहे हैं जहां पर 5000 से ज़्यादा केस आए हैं। तो इन 13 में से 4 हफ्ते जो थे, जब पहली बार हमारे प्रदेश उत्तराखंड में कोविड की जिसको हम पहली लहर कहते हैं, वो 4 हफ्ते ऐसे थे जहां पर 5000 से ज़्यादा केस थे और वो सितंबर 2020 की बात है। उसके बाद में इस वर्ष 2021 में अप्रैल और मई के महीने में 9 ऐसे हफ्ते थे जहां पर 5000 से ज़्यादा केस आए। तो वो अप्रैल और मई की बात है जब दूसरी लहर आई थी। लेकिन अगर हम चीज़ों को वापस पिछले वर्ष से जोड़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरीके से 6-6 महीने का अंतराल हम देख रहे हैं, क्योंकि सितंबर के बाद में 6 महीने बाद अप्रैल मई में, और अप्रैल मई के बाद में जो 6 महीने का समय बनता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वही सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर को लेकर के हमें बड़ा सजग रहना है। 6 महीने के अंदर हमें हिट कर रहा है। पिछली बार तो यही ट्रेंड रहा, पिछली बार में तो यही ट्रेंड रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं यही ट्रेंड रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी जब हम देखते हैं, अगर हम कल की बात करते हैं 2 सितंबर की, तो कल पूरे देश में 2 महीने के बाद में सर्वाधिक केस पूरे राष्ट्र में हमारे सामने आए हैं। लगभग 50,000 केस पूरे देश में आए, जिनमें उसमें 500 से ज़्यादा जो है मृत्यु भी हुई हैं। केरल जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा केस आए, और वहाँ पर ओणम फेस्टिवल को लेकर के, जो ओणम का उनका एक बड़ा भारी जो त्यौहार होता है, उसमें जो राज्य सरकार ने वहाँ पर जो छूट दी, उसको एक बड़ा कारण केरल में, जबकि केरल का ये कहा जाता है और ये सर्वविदित है कि केरल की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत है देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में, और ये हकीकत भी है कि केरला का जो मृत्यु दर है वो देश के मृत्यु दर से काफ़ी कम भी है। उत्तराखंड से तो खैर बहुत नीचे है, लेकिन वहाँ पर भी केसेस की भरमार है। इसके अलावा त्योहारी सीज़न हमारे सामने है, और मेरे से बेहतर आप जानते हैं इस समय उत्तराखंड तो एक पूरे राजनीतिक माहौल में किस्म से गरमरा रहा है। तमाम किस्म की पॉलिटिकल यात्रा चल रही है, लेकिन चारधाम यात्रा बंद है। चारधाम की यात्रा बंद है, और जो पॉलिटिकल रैलीज़ हैं वो शुरुआत हो चुकी है। आज 3 सितंबर को खटीमा से रैली हो रही है, श्रीनगर गढ़वाल से हो रही है। तो चाहे वो मैदान की बात है, पहाड़ की मैदान है, उत्तराखंड वैसा ही एक छोटा राज्य है 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 13 जनपदों वाला। यहाँ पर पर्यटक, श्रद्धालु, राजनीति, त्यौहार, लाखों लोग उत्तराखंड के अन्य राज्यों में नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, वो त्योहारों में वापस लौटते हैं। तो ये जो पूरा जो एक किस्म से जो हम कॉम्बो इस समय देख रहे हैं उत्तराखंड का, ये कोरोना के लिए रेड कारपेट बिछाना जैसा है। बिल्कुल आपने बड़े सही शब्दों का प्रयोग किया। कोरोना का ये जो कॉम्बो जो हम देख रहे हैं, एक किस्म से लाल रेड कारपेट हम बिछा रहे हैं और कहीं ना कहीं न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा जो है, जहाँ तक कोविड प्रोटोकॉल्स की बात है, चाहे वो आप सभी जानते हैं हमारे सामने किस किस्म के हम कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में हमारी आवश्यकता है, उसकी भी जो है सार्वजनिक तौर पर धज्जियाँ उड़ती हुई हमें रोज़ दिखाई देती हैं। लेकिन हेम भाई, इन पूरी परिस्थितियों में अगर एक चीज़ कहीं पर जो है हमें वो संबल देती है, मजबूती देती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी और उत्तराखंड के स्तर पर भी मैं बोलूँगा। यहाँ पर हमें उत्तराखंड सरकार की जो और स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा करनी चाहिए कि उत्तराखंड में जो टीकाकरण है वो अपने आप में एक बड़ा एक किस्म से मजबूती से आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पूरे देश में 64-65 करोड़ टीके लग चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 80 लाख लोगों को 2 टीके यानी 1 करोड़ 60 लाख टीके लगने हैं। वर्तमान में अभी तक हम लोगों के प्रदेश में 85 लाख टीके लग चुके हैं। 65 लाख पहला टीका, 20 लाख दूसरे टीके। हमारी जो टीकाकरण की प्रगति है वो संतोषजनक है। पिछले महीने अगस्त की बात करते हैं तो 26 लाख टीके पूरे उत्तराखंड में, अभी तक के सर्वाधिक टीके जो लगे, 16 जनवरी को उत्तराखंड में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक 26 लाख टीके जो हैं वो हमें अगस्त के महीने में लगे थे। रुद्रप्रयाग जिले में और बागेश्वर जिले में 18 वर्ष की आयु से ऊपर लोगों को पहला टीका लग चुका है। तो जो पूरा जो टीकाकरण की जो प्रगति इस समय उत्तराखंड में है, और जो सरकार का अपना कहना है, मानना है बार बार कि भाई हमारा लक्ष्य है कि 2 टीके जो है वो 18 वर्ष की आयु से लोगों को 31 दिसंबर तक लगा देंगे। तो उसका भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं हर 10 दिन के आधार पर, और ये हम निरंतर एक गिरावट देख रहे हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपसे आज की तारीख में बात करूं तो उत्तराखंड का लक्ष्य जो है वो 61-62 हज़ार टीके
प्रतिदिन, यानी अगर उत्तराखंड में अगले 120 दिनों में, क्योंकि आज 3 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक 120 दिन बनते हैं, इन 120 दिनों में अगर उत्तराखंड में प्रतिदिन 61-62 हज़ार टीके लगते हैं तो 31 दिसंबर तक उत्तराखंड में सभी लोगों को 18 वर्ष की आयु से 2 टीके लग चुके होंगे। आखिरी बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि उत्तराखंड में टीकों की कमी नहीं है। आज भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उत्तराखंड में लगभग 11 लाख टीके इस समय स्टॉक में मौजूद हैं, लेकिन कुछ जनपदों में अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी, उदाहरण के तौर पर हरिद्वार जिला और ऊधम सिंह नगर जिला। तो इस किस्म की चुनौतियां अब हमारे सामने हैं। लेकिन अगर बड़े दृश्य में देश में और उत्तराखंड में, क्योंकि ये चीज़ें पिछले कुछ दिनों में बदली हैं, टीकाकरण को लेकर हम सब लोग बड़े चिंतित थे, लेकिन आज उत्तराखंड एक संतोषजनक स्थिति पर जहाँ तक टीकाकरण। मेरा सवाल था सर आपसे कि अगर तीसरी लहर आती है, हमने दूसरी लहर में देखा उत्तराखंड में तो ऑक्सीजन का वैसा क्राइसिस नहीं नज़र आया हमें जैसा और प्रदेशों में आ रहा था, तब भी बेहतर स्थिति में हमने उत्तराखंड को देखा, लेकिन मरीज बहुत आ रहे थे, मृत्यु दर बढ़ रही थी। तीसरी लहर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहाड़ों पर डॉक्टर हैं, दवाइयाँ होंगी, क्या स्थिति है? मेरा अपना ये मानना है कि जो तीसरी लहर के लिए, देखिए क्योंकि दूसरी लहर में तो हम बिल्कुल ब्लैंक थे, दूसरी लहर में तो कंप्लीटली ब्लैंक थे, देश में भी ब्लैंक थे और स्वाभाविक है फिर उत्तराखंड में भी ब्लैंक, पता भी नहीं था कि भाई दूसरी लहर की किसी ने बात ही नहीं हो रही थी। तो वो एक किस्म से हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में कि हम भाई वी वर कॉट कम्प्लीटली अनअवेयर, भाई आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, और एकदम इतनी भयानक महामारी आई तो किसी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, और त्राही माम का एक जो माहौल है वो पूरे देश ने देखा, झेला, और उस कोविड महामारी के दिनों को हम कैसे कोई इसको भुला सकता है। और उत्तराखंड में भी बड़ी विपरीत और बहुत दुखद परिस्थितियों से हमारा प्रदेश, चाहे वो हम अपने मैदानी जिलों की बात करते हैं, मैदानी शहरों की बात करते हैं, देहरादून तक में जो है कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने थी, और पहाड़ों में भी, तो चारों तरफ जो है एक ये ऐसा माहौल था। निश्चित तौर पर चाहे वो केंद्र सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, कुछ ना कुछ सबक लिए गए हैं, तैयारियां हुई हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चों को लेकर के बड़ी चिंता आती है तो उसको लेकर के प्रशिक्षण भी हुए हैं, बच्चों को लेकर के तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन असल में बात हेम जी यही आती है कि जब वो विपदा अगर वो आती है और उसकी मारक क्षमता कितनी होती है, क्योंकि एक और जो बड़ा खतरा है जिसको लेकर के अभी तक हमने चर्चा नहीं करी है, हम सामान्य भाषा में बात करें अगर मीडिया की भाषा में, तो जैसा हम कहते हैं कि भाई इसके स्वरूप बदल रहे हैं। कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना का एक ही स्वरूप है, कोरोना कब किस स्वरूप में हमारे सामने म्यूटेट होकर के किस अवस्था में पेश हो जाए, उसकी मारक क्षमता कहाँ से कहाँ चली जाए, इसके बारे में दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो इसके बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं। तो कई बार जो होता है कोरोना हमसे आगे होता है, हम कोरोना के पीछे होते हैं। अब अगर उसका कोई स्वरूप ऐसा कल बदल जाता है, जो हम लोगों को अभी तक टीके लगे हैं, अगर वो टीके कल ऐसा भगवान करे ऐसी परिस्थिति ना आए कि हमारे जो टीकों, भाई टीके की भी तो अपनी एक उसकी मियाद है, उस टीके का भी कोई ना कोई उद्देश्य है। अब कल कोई ऐसी वो एक उसका एक ऐसा स्वरूप आता है कि जो टीके हमें लगे वो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे, तो वो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। तो लेकिन ये हमें अगर हम ये एक बिल्कुल ब्लीक सिनारियो है, अगर ऐसा होता है तो भाई फिर आपकी तैयारियां कहाँ रह जाती हैं। तो लेकिन अगर हम मोटे मोटे स्तर पर देखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसी नौबत, अब ये सब देखिए ये डिपेंड करेगा कि अगर तीसरी लहर कितने केस लेकर के आती है, क्योंकि जब हम दूसरी लहर की बात करते हैं तो दूसरी लहर में उत्तराखंड में एक हफ्ते में 50-50 हज़ार तक केस आए, 40-40 हज़ार तक केस आए। आपको स्वयं ध्यान होगा, अगर मुझे याद आता है 7 मई 2021 का वो दिन जब उत्तराखंड में लगभग 10,000 केस आए थे, तो वो अपने आप में देखिए एक चौंकाने वाला, मतलब बिल्कुल संक्रमण दर 25-25%, 30-30, 40-40% संक्रमण दर। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हम 100 लोगों की जांच कर रहे हैं, 100 लोगों में 40 लोगों में जो है कोरोना पाया जा रहा है, और ये कोई इतना देखिए फुल प्रूफ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हमने सब लोगों को पता लगा लिया, जितने लोग थे, कितने लाखों लोगों की तो हम जांच ही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि कोई व्यवस्था जो है इतनी हमारी मजबूत व्यवस्था नहीं है कि हम हर इंसान की जांच कर पाते। तो अगर हमने ये कहा कि 10,000 तो हम ढूंढ पाए जो संक्रमित थे, इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है कि 10-20 हज़ार और ऐसे रहे होंगे जिनको कोरोना रहा होगा, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया, हम उनको तलाश ही नहीं कर पाए, हम उनकी टेस्टिंग ही नहीं कर पाए। तो
अब ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और हम यही एक कामना कर सकते हैं। हम लोग तो देवभूमि में रहते हैं कि भाई इतने बुरे दिन जो हैं कम से कम उत्तराखंड को और देश को ना देखने पड़े। सबसे अच्छा तो खैर यही रहेगा कि भाई तीसरी लहर आए और वो हल्के फुल्के में अगर वो निपट जाती है, ये भी कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वो आएगी। हो सकता है उसकी देश में कहीं हल्की फुल्की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब जो है अगर वो कमज़ोर पड़ती है, वो लहर कमज़ोर, जहाँ पर एक तरफ हम आशंका जता रहे हैं कि वो लहर मजबूत होती है, इसी तरीके से वो लहर कमज़ोर अगर होती है, क्योंकि देखिए ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अब हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं या जनमानस भी है वो भी थका हुआ महसूस करता है। सड़कों पर भी जब हम जाते हैं, अगर हम सड़कों की बात करें तो मैं आपसे आज सवेरे की बात करूं तो मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं खुद लोगों को जब देख रहा था तो मैंने खुद कहा कि 4 अलग अलग तरीके हैं मास्क पहनने के। एक तरीका तो यह है कि हमको मास्क ही नहीं पहनना है, दूसरा तरीका यह है कि आप बहुत सारे लोगों ने देखें उनका मास्क होता है ठुड्डी पे होता है, तीसरा जो मॉडल है वो यहाँ पर है, और जो चौथा मॉडल जो एक जिसको हम प्रॉपर मॉडल कहेंगे, तो एक ये भी है कि भाई लोगों ने भी पहनना छोड़ दिया और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उत्तराखंड प्रदेश के, उन्होंने भी पहनना छोड़ दिया। और उन्होंने पहले तो फॉर्मेलिटी में कम से कम बात किया करते थे, कुछ संदेश दिया करते थे कि भाई जनमानस को जोड़ना है। अब सरकारों ने और विभागों ने वो संदेश भी जो है देने छोड़ दिए। एक ही हथियार है बचने का शायद अभी, जैसा आपकी बातों से लगा, कोरोना प्रोटोकॉल को ये बड़ा ज़रूरी है और ये हमारा मास्क है। अब ठीक है भाई, हो सकता है कोई हमें टीवी में देखते हुए इस बात को कह सकता है कि भाई आपने भी मास्क नहीं पहना है, लेकिन जो हमने जो चर्चा करी कि भाई हम 2 लोग हैं, हम बिना मास्क के हम बात करेंगे अभी। हाँ, हम दोनों, आपके हाथ में भी आपका मास्क है, मेरे हाथ में भी मेरा मास्क है, तो ये हमारी सजगता जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। आप और मैं इतनी देर से एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के स्वास्थ्य को, भले यहाँ पर हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हम पहचान रहे हैं, तो ये भी हमारी अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो सोच है, ये कम से कम सोच हमारे जनप्रतिनिधियों में, ये एक दुर्भाग्यवश पहलू है कि उसके जो है पूरे तार होते हुए जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया स्पेस, सबसे ज़्यादा तस्वीरें भी जो छपती हैं वो हमारे राजनेताओं की छपती हैं, राजनीतिक दलों की छपती हैं। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं, वो राज्य के रोल मॉडल हैं, तो कम से कम इसको लेकर के उनको और सजग होने की आवश्यकता है। तो ये थे अनूप नौटियाल, जिन्होंने एक गंभीर विषय हमारे सामने रखे हैं। उत्तराखंड हमेशा से स्वास्थ्य के लिहाज से हम कमज़ोर रहे हैं। पलायन का शुरुआत ही इस बात से हुई कि पलायन का एक बड़ा कारण, तीसरे नंबर का जो बड़ा कारण है वो स्वास्थ्य था। अभी बजट के लिहाज से दूसरे प्रदेशों से नीचे हैं। तीसरी लहर को लेकर जो आज का हमारा सबसे अहम मुद्दा था, क्या वो आने जा रही है, उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है वो आएगी ज़रूर। कब आएगी ये नहीं कह सकते, कितनी घातक होगी यह भी नहीं कह सकते। एक ही हथियार है, कोरोना प्रोटोकॉल का अभी से पालन किया जाए और ये उम्मीद की जाए कि वो आए और धीरे से निकल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, पिछली बार की तरह, अगर वो म्यूटेंट क्या करेगा, उसको कितनी घातक उसके अंदर क्षमता होगी, हमें कैसे इफेक्ट करेगा, हमें कुछ नहीं मालूम। एक उन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड में इस बार, चूँकि सरकारें ये कहकर नहीं बच सकती कि उन्हें कुछ नहीं मालूम था, इस बार मालूम है कि तीसरी लहर आ रही है। तो अब देखना है कि सरकार कितनी तैयार है जब तीसरी लहर आएगी, क्योंकि देश में शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।